प्यारे छात्रों, पूर्व की कक्षा में संघर्षात्मक सिद्धांत कन्फ्लिक्शन थ्योरी के विषय पर चर्चा हुई। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने बताया है कि पुराने समाज के अंत तथा नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ मार्क्स हमेशा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना पर बल देते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि श्रमिकों, तुम उठो, तुम्हें अपने पैरों की बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं खोना है और तुम्हें पाना सब कुछ है और तुम पूंजीवाद का अंत कर दो। मार्क्स वर्ग संघर्ष को इतिहास को समझने की कुंजी मानते हैं। वहीं हेगल के विपरीत विचार है। मार्क्स का दर्शन हेगल के बिल्कुल विपरीत है। मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण करने के उपयोग में लाया जाता है। इस शोषण को ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण माना गया है। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को ही अस्थायी रूप में पूंजीवादी वर्ग का जन्मदाता माना है तथा मार्क्स ने शोषण को संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को पूरे समाज में मानते हैं। इस विचार को विरोध करते हुए डेरेनडॉर्फ ने कहा कि वर्ग संघर्ष पूरे समाज में कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे समूहों के बीच होता है। अब पूंजीवाद में विनाश के बीज। इस प्रकार मार्क्स का कहना है कि स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में तीव्रतम वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के विनाश के बीज छिपे हुए हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में दिन प्रतिदिन श्रमिक वर्ग में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और उनकी दशा उत्तरोत्तर दयनीय होती जाएगी। मार्क्स के अनुसार पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के लिए क्रांति अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वार्थों से परिवृत पूंजीपति संसदीय नियमों द्वारा अपने एकाधिकार का कभी भी परित्याग नहीं करेंगे, अर्थात शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। उसके लिए क्रांति ही एक सामान्य उपाय है। इस क्रांति का परिणाम होगा पूंजीवादी वर्ग का विनाश और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना। डेरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत। डेरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है। सत्ता संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होती है, अनिवार्य रूप से स्वार्थ समूह को संगठित करती है और उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करती है और इस रूप में संघर्ष की संभावनाओं को जन्म देती है। वास्तव में समाज में सत्ता का बंटवारा समान नहीं होता, इसलिए संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार डेरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत मूलभूत रूप से शक्ति और सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। डेरेनडॉर्फ ने शक्ति की असमानता को ही
संघर्ष का कारण माना है। डेहरेनडॉर्फ ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना की है। डेहरेनडॉर्फ ने भी संघर्ष को समन्वयकारी तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा है। डेहरेनडॉर्फ समकालीन समाजशास्त्र में दो प्रकार के सिद्धांतों में भेद करते हैं। पहला, समाज के समाजीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यवाद के समरूप माना जाता है। दूसरा, समाज के बल प्रमेय का सिद्धांत। यह सिद्धांत संघर्ष से संबंधित है। डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है। डेहरेनडॉर्फ ने संक्षेप में अपने सिद्धांत को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला, किसी भी आदेश सूचक समन्वित समाज के लोगों में वास्तविक समाज के बारे में जितनी अधिक चेतना होगी उतनी ही अधिक उनकी संघर्ष करने की संभावना होगी। दूसरा, जितनी आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक दशाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में होगी उतना ही संघर्ष अधिक तीव्र होगा। तीसरा, अधिकोटि और अधीनस्थ समूहों में जितनी कम गतिशीलता होगी संघर्ष उतना ही तीव्र होगा। चौथा, संघर्ष जितना अधिक गहरा, सघन और हिंसात्मक होगा उतना ही अधिक सामाजिक परिवर्तन होगा। अब आलोचना के रूप में डेहरेनडॉर्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत की तीखी आलोचना पीटर वेन गार्थ ने की है। उनका तर्क है कि उन्होंने मार्क्स से हटकर द्वंद्वात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत रखा है, यद्यपि उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, पर वह कारणात्मक विश्लेषण की विधि में कमज़ोर है। डेहरेनडॉर्फ के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका उल्लेख टर्नर ने किया है, यह है कि उन्होंने जिन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है उन्हें चरों की तरह कभी भी परिभाषित नहीं किया है। प्यारे छात्रों, अगली कक्षा में संघर्षात्मक सिद्धांत के विषय पर और विस्तृत रूप से चर्चा होगी। इसी चर्चा को करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।